मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी BDS के ऑनलाइन क्लास में अपने कक्षाओं के विद्यार्थियों को उनकी पाठ्य पुस्तक कृतिका रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है, नाटक का एक अंश एकांकी है, इसके विषय में पढ़ाना चल रहा है। इसको लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। बहुत अच्छी एकांकी, एक हास्य व्यंग प्रधान रचना है। ऐसे लोगों पर व्यंग किया गया है जो चरित्र के अच्छे नहीं होते, लेकिन दिखावा करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। वास्तव में उनके अंदर गुण नहीं है, लेकिन दिखावा करते हैं हम बहुत गुणवान हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोगों पर व्यंग किया गया है। और भी तमाम समस्याएं हैं। उस जमाने में लड़कियों को पढ़ाया लिखाया कम जाता था और लड़कियां कम पढ़ी लिखी होती थी। बहुत कम लड़कियां थी जिनको उच्च शिक्षा दिलाई जाती थी। अच्छा, लड़की को अगर उच्च शिक्षा दिला दी जाए तो उसके शादी विवाह में बड़ी दिक्कत होती थी। पढ़ी लिखी लड़की से कोई विवाह नहीं करना चाहता था, तो इस बहुत बड़ी समस्या थी। एक लड़की है, पढ़ी लिखी है, उसके पिता की मजबूरी को इसमें देखिएगा। उसके पिता को उसकी पढ़ाई छिपानी पड़ती है। मेरी बिटिया कॉलेज में नहीं पढ़ी है, केवल हाई स्कूल तक पढ़ी है, बस उसको शादी ही नहीं मिलती है। वो अपनी बिटिया को पढ़ा उच्च शिक्षा प्रदान कराता है, कॉलेज में पढ़ाता है, तो उसकी बिटिया के विवाह में कितनी समस्या आती है। बड़ी अच्छी एकांकी है। इस पूरी एकांकी को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, सारांश नहीं बताना चाहता हूँ, पूरी एकांकी को पढ़ाना चाहता हूँ। आप सब पुस्तक खोल लीजिए और चलिए हम इसको पढ़ते हैं और इसका आशय आपको बताते चलते हैं। लंबा इसमें पाठ रहता है, उपन्यास या नाटक का एक अंश रहता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जितना समय लगेगा मैं पूरी एकांकी को पढ़ाऊँगा। तो आप लोग पुस्तक सामने खोल लीजिए और देखिए। तो कितने पाठ हैं आपको पढ़ने हैं, इसमें सब नहीं पढ़ना है। इस जल प्रलय में नहीं पढ़ना है। मेरे संग की औरतें पढ़नी है, रीढ़ की हड्डी पढ़ना है। एक पाठ है माटी वाली, उसको पढ़ना है। रीढ़ की हड्डी और माटी वाली भी बहुत अच्छा पाठ है। इसके अलावा आपको एक पाठ और पढ़ना है, बाकी कृतिका भी आपकी पाठ्य पुस्तक समाप्त हो जाएगी। चलते हैं, शुरू करते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है। चित्र देखिएगा। अंतर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, अधेड़ उम्र के पुरुष हैं, वो बहुत परेशान हैं। उनकी बेटी को देखने वाले लोग आ रहे हैं। वह अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त को इसे पकड़े हैं, इस तख्ता को पकड़ करके लोग पीछे पीछे रखने के लिए उस कमरे में तख्ता को रखने के लिए आ रहे हैं। वो तख्ता किसके लिए रखा जा रहा है? तो लड़की को देखने आ रहे हैं। लड़के वालों के लिए वो तख्ता रखा जा रहा है। सारी व्यवस्था लड़के वालों के लिए की जा रही है। और बंधुरे हैं, बेहूदे हैं, किसी काम के नहीं है। आप देखिएगा, उनके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। सब पूरा परिवार परेशान है उनके स्वागत में। और कैसे हैं आप देखिए। तो हाँ, पूरा पढ़िएगा मेरे साथ, पूरा आप पढ़िएगा, अपने मन से ही पढ़िएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको भी आप देखिएगा, जरूर पूरा अच्छे से समझ आएगा। बहुत अच्छी एकांकी। तो पीछे पीछे आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। भाई एक सिरा ये पकड़े हैं, पीछे से आ रहे हैं, सामने नौकर पकड़ा है, तख्ता ला रहे हैं कमरे में रखने के लिए। लड़के वाले आ रहे हैं उनको बैठने के लिए। बाबू मान लड़की के पिता हैं, उनका नाम है राम स्वरूप। बाबू जैसे लोग नौकरों से बोलते हैं तो बाबू कहते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। तो ऐसे रखना है, मोड़ तख्त को उधर, धीरे धीरे चल, तेज चला उधर, बस रखना है। ऐसा लोग कहते हैं तख्त को रखने के लिए। नौकर के साथ तख्ता रखते हैं बाबूजी। नौकर बिछा दो साहब, मतलब तख्ते पर बिस्तर लगा दूं। बाबू कहते हैं जरा तेज आवाज। और क्या करेगा? परमात्मा
बिछा दो साथ। और यह पसीना किसने बहाया है? अरे इतनी दूर तखत उठा के क्यों लाए हैं? उस पर बिस्तर लगा के, बिस्तर लगाने के लिए लाए हैं। यहाँ बिस्तर लगाने उस पर बैठेंगे लड़के वाले, इसीलिए लाए हैं, कहने का मतलब है। लेकिन अब हास्यास्पद तरीके से वो कहते हैं। तो बिछा दो साथ कहते हैं कि पसीने बहा कर क्यों बहाया है? नौकर तख्त बिछाता है, यानी ही करके खीस बना करके तख्त पर बिस्तर लगाता है, बिछाता है। नौकर बाबूजी हंसता क्यों है? अबे हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलमों से नहाता था लोटों की तरह, कलमों से नहाता था लोटों की तरह। इसका मतलब इतनी मेहनत करता था कि पसीना, इतना पसीना होता था लगता था लोटे से नहा रहा, पानी, इतना पानी गिरता था। नहीं पसीना होता नहीं। हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। मैं इतना शक्तिशाली था कि बड़े बड़े कलशों को इसे एक हाथ से उठाकर स्नान करता था। जैसे कोई लोटा से स्नान करता है वैसे मैं कलशों से स्नान करता था, खूब स्नान करता था। कहने का यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर यों, हाँ बस, और सुन बाबूजी से दरी मामला, उसके ऊपर बिछा दे। बिछाने के लिए चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है, बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं, मेज पे जो बिछा हुआ है कपड़ा, एक झाड़ू से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। नौकर समझ नहीं पाया, धोबी को धोती समझ लिया और गया उनकी मतलब मालकिन से, मालिक के पत्नी जी से कह रहा है धोती दे दीजिए। वो कह रहे हैं धोबी के यहाँ जो चद्दर धुलवा के आई है उसको ले आओ। ऐसा होता है। तो सहसा मालकिन प्रेमा आती हैं, गंदमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में राम स्वरूप कहते हैं धोती कौन बनवाया? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था नौकर, उसका नाम रतन था, यही तो कह रहा था रतन। राम स्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? डांट तो तुम्हारे कानों से सुनाई नहीं करना है क्या इस समय? डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा जा, नौकर कहता है। नौकर को कहती है प्रेमा, उनकी पत्नी है, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर, लकड़ी का बक्सा है, उसके ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी कहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। राम स्वरूप, दरी उठाते हैं, राम स्वरूप उठाते हैं, दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम, अपनी बीबी पत्नी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला, और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है, पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। वो लड़की सब जान रही है, रिश्ते वाले कौन है कैसे है, और लड़के के विषय में सब जान रही है, उसकी गंधौरी हरकत के विषय में भी जान रही है, लेकिन बोल नहीं सकती, लड़की है, मजबूरी है समाज में उसके। फुलाए पड़ी है। राम स्वरूप, मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वह लोग पकड़ में आए हैं, कौन? लड़के वाले, जैसे तैसे करके पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। देखिए लड़की वाले कितने मजबूर होते हैं। रिश्ता तय हुआ, लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया है। प्रेमा,
तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। स्त्रियों के काम धाम के विषय में उसमें बताया गया है। स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। मैं ऐसी 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 बातें लिख, उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं स्त्री सुबोधनी में, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी, BA MA की पढ़ाई भी फेल है उसके सामने। इतना गर्व है उनको, उनकी माँ को स्त्री सुबोधनी पर। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। ग्रामोफोन बाजा होता है ना, मतलब रामस्वरूप कहते हैं कि बकवास ना करो, चुप हो जाओ, समझाओ उसको। कहते हैं ग्रामोफोन बाजा होता है ना प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, जब चाहो उसको बंद कर दो, जब चाहो तब चालू कर दो। लेकिन तुम आदमी बनाई हुई बाजा नहीं हो, ईश्वर की बनाई हुई बाजा हो, बजती रहती हो हमेशा, ऐसे बोलती रहती हो, भौंकती रहती हो, रोक लो। और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। तुम वही जो कहती हो वही कहती रहती हो, उसमें सुधार नहीं करती हो। प्रेमा हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सुनती रहती है। यहाँ तो होता नहीं कि उस अपनी उमा उसकी बेटी का उमा को राह पर लाते। अब देर ही निकली रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप तो हुआ क्या प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीप टाप के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। सौंदर्य भी लड़कियों को बंधन में डाल देता है। सुंदरता के चक्कर में पड़ करके लड़कियां वास्तविकता को भूल जाती हैं। लेकिन उमा उस सौंदर्य प्रसाधन, माने सौंदर्य के जो साधन हैं उनके चक्कर में पड़ने वाली नहीं है। वो तो अंदर से खूबसूरत है, वो अपनी प्रतिभा और क्षमता को बढ़ाना चाहती है। सौंदर्य के प्रलोभन में फंस करके अपने जीवन को बंधन में नहीं डालना चाहिए। वो समझदार लड़की है उमा। तो कहती है कि नफरत है, मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई, उसे पाउडर से कोई मतलब नहीं है, लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लाडली सी लड़की से। रामस्वरूप न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का पूरा कारोबार चलता है। सब आगे से क्या होता है इसको मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।